नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल CUET अड्डा पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा दोस्तों रुद्र आईएएस एकेडमी का ये दोस्तों दूसरा छोटा सा परिवार है CUET अड्डा पॉइंट। दोस्तों आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, जो भी दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथ में दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से CUET और उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए दोस्तों आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य CUET और उनसे संबंधित सभी प्रकार के कोर्सेज से संबंधित आपको जानकारी देना है। और उसी क्रम में दोस्तों आर्कियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जहां की आपको किसी प्रकार का कंटेंट जो है वो किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर अदर सोर्सेज से आपको नहीं मिलता। दोस्तों हम इस माध्यम से आपको आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के MCQs या फिर अदर कंटेंट जो है दोस्तों वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों तो जल्दी से हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए, और अभी तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए। हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम शुरू करें। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक आर्कियोलॉजी MCQ नंबर 5 जो है दोस्तों उसको डिस्कस किया था। उसके आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सिंपल से हैं, यूज टू क्वेश्चंस है आप सभी के लिए, आप जानते हैं। ये दोस्तों किसी MA थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। हमें कहीं से मिला और आप में से किसी स्टूडेंट के द्वारा ये कहा गया था कि प्लीज सर इसे सॉल्व करा दीजिए, तो मैं एक एक करके उन्हीं को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपके पास भी आर्कियोलॉजी से संबंधित कहीं का पेपर हो तो आप उसे दे सकते हैं। मैं उनकी कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द उनको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। दोस्तों जो स्तर विन्यास का सिद्धांत है ये किस विषय से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी या फिर बॉटनी, जिसे मानव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूतत्व विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसे कई बार आपको बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी जो स्तर विन्यास का सिद्धांत का जो नियम है ये कहां से लिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी है। ये कहां, ये किस विषय का कॉन्सेप्ट है, ये जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिग्राफी इज अ प्योरली जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नॉट आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इन आर्कियोलॉजी एक्सेप्टेड और बोरोड फ्रॉम जियोलॉजी। सिंपल चीज है। स्तर विन्यास का अधिनियम सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पर किया जाता है, जो भूतत्व विज्ञान है वहां पर किया जाता है। और भूतत्व विज्ञान से हमने इसे ग्रहण किया है कहां पर, पुरातत्व के क्षेत्र में। अब देखिए, आपने ये कहा बिल्कुल सही है। जितने मेरे भाई बहन निवेदन है जुड़े हैं, प्लीज आगे वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले जाइए आगे वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी स्तर विन्यास का अधिनियम पुरातत्व में लिया गया। कहां से लिया गया, जियोलॉजी से लिया गया। और ये जो नियम है सबसे पहली बार आर्कियोलॉजी में जो इम्प्लीमेंट किया गया, इसको अप्लाई किया गया आर्कियोलॉजी में, आप सभी जानते हैं, बाई पिट रिवर्स। पिट रिवर्स के द्वारा सबसे पहली बार पुरातत्व के क्षेत्र में द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी या प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व में इन इंडियन आर्कियोलॉजी हु अप्लाइड द फर्स्ट स्ट्रेटिग्राफिकल कॉन्सेप्ट इन इंडियन आर्कियोलॉजी, तो सबसे पहली बार जो भारतीय पुरातत्व में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो थे मार्टिमर व्हीलर। वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में या केवल आर्कियोलॉजी पूछेगा तब आप कहेंगे पिट रिवर्स, बट इन इंडियन आर्कियोलॉजी इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मार्टिमर व्हीलर। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सही से फिट होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्तरों का निर्धारण जो है ये स्तर विन्यास अधिनियम के अनुसार ही किया जाता है। स्तरों का क्रम कैसे निर्धारण किया जाएगा, स्तरों के आधार पर जो उनके संस्कृति का क्रम है, जो कल्चर्स पाए जा रहे हैं उनका क्रम का निर्धारण कैसे होगा, साथ में स्तरों का निर्धारण में जो उनके कलर्स हैं, उनके जो बनावट है, उनके जो कंपोजिशंस हैं, उनके आधार पर स्तरों का निर्धारण कैसे होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है इसी स्ट्रेटिग्राफिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रखिएगा, स्तरीय
स्थिरीकरण जो है, स्टेटिग्राफी जो है, वो आपके डेटिंग मेथड के अंतर्गत भी प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं वो भी कौन सी डेटिंग? तो रिलेटिव डेटिंग अर्थात सापेक्ष तिथि विधि। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि दो प्रकार की तिथि विधियां होती है आर्कियोलॉजी में। पुरातत्व के क्षेत्र में किसी पुरावशेष को ज्ञात करने की दो तिथि विधि है। एक सापेक्ष तिथि विधि विच इज आल्सो नोन एज रिलेटिव डेटिंग एंड अदर वन इज एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, जिसे हम निरपेक्ष तिथि विधि के नाम से जानते हैं। तो जो सापेक्ष तिथि विधि है उसी का भाग है एक स्टेटिग्राफी, जिसे हम स्तरीकरण कहते हैं, और वो वहां से भी हम लोग एक रिलेटिव डेटिंग के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि द मेन हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज, मतलब कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र कौन सा था? सिंपल सा है, कल ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया, आपको इसकी जानकारी होगी ही कि किसके द्वारा जो है, मतलब कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है जहां पर जो हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन है, हस्तशिल्प उत्पादन है, उसके प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बणावली। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में डिस्कस किए हैं उसके बारे में मैं लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इसके बारे में लिख के अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर केवल हम आपको उसके बारे में वापस से रिवाइज करा देंगे, उसको रिपीट कर देंगे कि जिससे आपके दिमाग में चीजें बनी रहे। केवल दो लोगों ने आंसर किया और ये सफिशियंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता रखा है। तो कोशिश तो कीजिए, गलत या सही सबको बताना है। चलिए वेरी गुड। तो हस्तशिल्प कला उत्पादन जो है उसके लिए जो जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है ये आपका काफी ज्यादा फेमस है। किसके लिए? हस्तशिल्प कला उत्पादन के लिए, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये बीड्स के निर्माण के लिए, फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स, जो आपके मन के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके निर्माण के लिए भी जो है ये प्रसिद्ध है। जिसके अलावा जो तीन अन्य साइट आपको दिखाई दे रही है, कालीबंगा, लोथल और बणावली, ये भी तीन सिंधु घाटी सभ्यता के ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कालीबंगा जिसे हम ब्लैक बेंगल्स के रूप में, काली चूड़ियों के प्रदेश के रूप में जानते हैं, कालीबंगा काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, क्योंकि यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण, और जुते हुए खेत में एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं। इसमें चना और सरसों के प्रमाण जो है यहाँ से देखने को मिले थे। बाकी लोथल के बारे में मैंने आपको बताया था, गुजरात में स्थित ये पूरा स्थल है, एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई और एस.आर. राव ने ही यहाँ पर जो है एक्सकेवेशन का काम किया। और इसी लोथल पूरा स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा के प्रमाण, नाव के मॉडल के प्रमाण, और साथ में यहीं से जो डॉकयार्ड है, जो बंदरगाह है, उसके भी जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बणावली आप जानते हैं, बणावली मिट्टी के हल के नमूने के लिए फेमस है, और ये आपका हरियाणा में स्थित काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप सभी स्टूडेंट हैं आर्कियोलॉजी के, जानना भी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा कहां से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? कोई बता सकते हैं आप में से? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा बंदरगाह के जो प्रमाण हैं वो कहां से प्राप्त हैं, ये आपको बताना है। किसी को जानकारी है कि कहां से प्राप्त हैं? बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि लोथल के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्रमाण है, बताइए। ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी जो देखेंगे, अभी तो लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बाद में देखेंगे वो भी बताएं। चलिए, अल्लाह दिनो सुतकांगेडोर की सोरथुगई। चलिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बाद में सही से बताइएगा आंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुतकांगेडोर है कि सोरथुगई है? अल्लाह दिनो ठीक है, मैंने मान लिया। उसके अलावा अल्लाह दिनों से भी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बताइए, सुतकांगेडोर है या फिर सोरथुगई है? ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था, ये कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए मुझे, सही आंसर। सुतकांगेडोर या फिर सोरथुगई, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुतकांगेडोर कहां पर स्थित है आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन सोरथुगई कहां पर स्थित है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। सोरथुगई अफगानिस्तान का है, और सुतकांगेडोर जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ये बलूचिस्तान का स्थित काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। और सुतकांगेडोर से ही आपके काफी इंपॉर्टेंट जो प्रमाण है इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टेराकोटा प्लॉथ
हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से टेराकोटा पर बना हुआ हल प्राप्त हुआ है? तो आप सभी जानते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। बलराज जी ने कहा कि जो सूतकांगे डोर है ये क्या है, ये आपका सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, अच्छा किस नदी के तट पर स्थित, जरा ये बताइए। तो जब आपने बात कही दी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये वेस्टर्न स्थल है, सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बताइए जरा हमें कि ये कहाँ पर है, मतलब कि किस नदी के तट पर है। इसका ऑप्शन तो सी होगा। जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है कि टेराकोटा बना हुआ हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपने अभी कुछ देर पहले मैंने इसकी चर्चा भी की कि ये बड़ावनी से प्राप्त है। बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। दास्क, व्हाट इज द राइट आंसर, दास्क नदी। ठीक है, चारों पुरास्थलों के नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो चार अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनके आपको ध्यान होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ में क्या है, मांडा, नॉर्थ में क्या है, मांडा। दक्षिण में क्या है, दायमाबाद, क्या है दक्षिण में, दायमाबाद। वैसे उत्तर में, सॉरी हाँ, दक्षिण में दायमाबाद। पूर्व में पूछा जाएगा तो पूर्व में कौन सा पूरा स्थल है, आलमगीरपुर। भाई आप लोग भी आंसर कीजिए, जो वीडियो बाद में भी देख रहे हैं इसी बहाने आप लोगों को याद होता जाएगा। और इधर सबसे पश्चिमी सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण पुरास्थल, सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के इलाके में स्थित है, आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में स्थित है, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है अहमदनगर में, और जबकि सुतकांगे डोर ये आपके बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब चारों के नाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जब मांडा की बात की जाएगी तो आप सभी जानते हैं मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों पुरास्थल जहां पर जिस नदी के तट पर स्थित हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। झेलम की चिनाब, सिंधु नदी कहां से आ जाएगा भाई, मांडा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ना 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 ना, गलती नहीं करना है, तो वो भी ब्लंडर है, इसको मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, भारी गलती। झेलम की चिनाब, चलिए वेरी गुड, चिनाब नदी। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, सभी पुरातनों को, इसीलिए मैंने जब भी पढ़ाया है आप लोगों को तो बार बार इन चीजों पे मैंने फोकस किया है। यही कारण है कि मैं बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ। मैं चाहता तो आपसे क्वेश्चंस पढ़ता और उनके आंसर यहाँ बोल के आपको मैं चला जाता। जितने लोग लाइव होते हैं, जितने लोग क्लास अटेंड करते हैं, उनसे निवेदन रहता है भाई कि आप लोगों के लिए ही क्लासेस में ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मेहनत है, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, और साथ में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए, आलमगीरपुर हिंडन जो आपका मांडा है वो चिनाब नदी, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी। दायमाबाद किस नदी पर स्थित है, प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ठीक है, और जो सुतकांगे डोर है अभी हमने बताया ये कहां पर स्थित है, दास्क नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इन सभी को आपको दिमाग में रखना है। अब मैं आपके लिए कल के लिए आपको कमेंट बॉक्स के आंसर दीजिएगा, आप लोग चाहे आज ही दे दीजिएगा चाहे कल ही दे दीजिएगा, जब भी आपको समय मिले। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी और दक्षिणी स्थलों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, और पूर्वी और पश्चिमी जो आपके पुरास्थल हैं उनके बीच की दूरी क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी पुरास्थलों के बीच की दूरी कितनी है, सबसे पूर्वी और या फिर सबसे तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की पुरास्थलों के बीच वाली जो दूरी है, ध्यान रखिएगा। यहां से भी पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, और यही कारण है कि आपको इसको पढ़ के भी जाना पड़ेगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कि विच मेथड विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल कल्चर। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये वापस से क्वेश्चन आ गया है। एथनो आर्कियोलॉजी, आपको उसमें अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भैया आपको बताइए, जो चीजें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं आपको नहीं बताया, ये मैं क्वेश्चन वापस से रिपीट करा रहा हूँ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है।
सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है। मैंने कल की क्लास में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस इन जो आपका हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है। हिस्टोरिकल सॉरी आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। लेखन कला के हिसाब से इतिहास के 3 भाग हैं, जहां पर लिखित कला के साक्ष्य नहीं मिलते, लेखन कला के प्रमाण नहीं मिलते, रिटन एविडेंस के प्रमाण नहीं मिलते, दैट पीरियड इज नोन एज प्रीहिस्टोरिकल पीरियड। जहां पे रिटन एविडेंसेस मिले तो जरूर हैं, लेकिन हमने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ऐसे काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें इंडस स्क्रिप्ट के प्रमाण मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों के प्रमाण मिले हैं, बट उनको अभी तक डिसाइफर या फिर उसका उद्वाचन या फिर उनको पढ़ा नहीं जा सका। यही कारण है कि हम इसे किस नाम से जानते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से। और तीसरा ऐतिहासिक काल आता है, जहां पर हमें लेखन कला के प्रमाण भी मिले हैं और हमने उसे पढ़ भी लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन फिर से सिंपल सा है कि पेंटेड ग्रेवेयर पीरियड इज नोन फॉर द यूज ऑफ। चित्रित धूसर मृद भांड परंपरा, जिसे हम पीजीडब्ल्यू भी कह रहे हैं, ये किस काल के उपयोग के लिए जाना जाता है? मुझे लगता है वापस ये क्वेश्चन वापस जो उन्होंने है पेपर में रिपीट कर दिया है बस, तो उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो पेंटेड ग्रेवेयर है, जो पीजीडब्ल्यू है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लोहे के उपयोग के लिए। एक बात सदैव अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, भारत में आयरन एज से संबंधित 2 पॉटरीज है, 2 प्रकार के पॉटरीज को जोड़ा जाता है। कौन कौन से? तो एक पीजीडब्ल्यू को जोड़ा जाता है और दूसरा बीआरडब्ल्यू को जोड़ा जाता है। बस अंतर ये है कि जो पीजीडब्ल्यू है ये नॉर्थ इंडिया में इसका प्रमाण अधिकांशतः देखने को मिलता है। जो बीआरडब्ल्यू है ये मुख्यतः आपको साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है आयरन एज के कॉन्टेक्स्ट में वहां पर दिखाई देता है। बस पॉइंट ये है कि साउथ इंडिया में वो भी किस कल्चर के साथ? तो जो मेगालिथिक कल्चर है, जो मेगालिथिक कल्चर है, जिसे हम महापाषाण संस्कृति या फिर जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बृहद पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो कि अपने बरियल्स के लिए, अपने समाधानों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके अंतर्गत कई प्रकार की जो समाधान की विधियां हैं, जिसमें डोलेमन शिष्ट है, चिष्ट समाधि है, अलग अलग प्रकार की जो समाधियां हैं, उनके प्रमाण जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसमें? बेहद पाषाण काल में। और उसके साथ जो हमको वृद्धभांड मिलता है वो है आपका बीआरडब्ल्यू, जो कि आयरन से संबंधित है, क्योंकि मेगालिथिक पीरियड में जो बीआरडब्ल्यू के जहां से प्रमाण मिले वहां से आयरन टूल्स के प्रमाण मिले, और नॉर्थ इंडिया में जहां से पीजीडब्ल्यू प्रमाण मिले वो आपके आपके आयरन टूल के प्रमाण। यही कारण है कि इन दोनों को हम आयरन से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे जरा कि वह कौन सा ऐसी काल है या फिर वह कौन सा ऐसा मृदभांड है जिसको कि हम वह कौन सा ऐसा मृदभांड है जिसको कि हम कांस्य युगीन सभ्यता से जोड़ेंगे? Which pottery is associated with Bronze Age civilization? बताइए भाई। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा जो है घुमा के आपसे पूछा गया। कोई बता सकता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में कौन से मृदभांडों का प्रयोग दिखाई देता है? सही आंसर क्या होगा? तो ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशन है वहां पर हमें रेड वेयर के प्रमाण मिलते हैं। किसके? लाल मृदभांड। ठीक है, लाल मृदभांड के जो प्रमाण हैं ये किस काल में चलता था? रेड वेयर जो है आपकी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। मतलब क्या है ब्रॉन्ज? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सबसे प्रमुख जो आपका मृदभांड है वो कौन सा है? वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलने वाला लाल मृदभांड, जिसे हम रेड वेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि विच वेयर इज एसोसिएटेड विद द कॉपर होड कल्चर। ये सिंपल सा है फिर से कि ताम्रनिधि संस्कृति को किस मृदभांड परंपरा के साथ संबंध किया जाता है, जोड़ा जाता है? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा कि जो आपका यह ओसीपी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉपर होड कल्चर को या फिर ताम्रनिधि काल को हम किससे एसोसिएट करते हैं? ओसीपी से, या फिर जिसे हम फुल फॉर्म कॉपर
अकर कॉलर्ड पॉटरी, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में ओसीपी, या फिर हिंदी में गैरिक मृदभांड, या फिर कभी कभी आपको यहाँ पर कपिस मृदभांड भी मिल सकता है। दोनों एक ही है, दोनों समान ही है, बस ये इनका नाम बदला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी ताम्रनिधि काल है उसका प्रमाण हमें ओसीपी कल्चर के साथ जो मृदभांड है वो प्राप्त होता है। अब पॉइंट है कि सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला, तो मैंने आपको बार बार बता रखा है, बदायूं में स्थित जो बिसौली पुरास्थल है, और दूसरा जो राजपुर परसुत पुरास्थल है, इन दोनों पुरास्थलों से बीबी लाल के द्वारा सबसे पहली बार जो है ऑकर कलर पॉटरी और सीपी के जो प्रमाण है वो प्राप्त किए गए थे। वहीं पर यदि नामकरण पूछेगा, नॉमिनक्लेचर पूछेगा कि सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो बीबी लाल के द्वारा जो हस्तिनापुर की खुदाई की जा रही थी, तो वहां से सबसे निचले स्तरों से जो है ओसीपी के प्रमाण हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे दोनों के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है और इसका सही आंसर देना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रोबेबली द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन कल्चर इज, मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपि है वो संभवतः कौन सी लिपि है। आप सभी के लिए बिल्कुल आसान है, आरामाइक लिपि, ठीक ठीक है, आइडियो पिक्टोग्राफिक लिपि, या जिसे हम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, या फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट। बहुत सिंपल है, आपने जब भी कभी पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपके टीचर्स ने जरूर बताया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के न पढ़े जाने का कारण भी यही है कि उन्होंने जो लिपि का प्रयोग किया है, जो स्क्रिप्ट लिखा है, वो क्या है, वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। मतलब कि उन्होंने अपने भाव को चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से जो है उसको दर्शाने का काम किया। यदि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता तो चीजें हमको थोड़ी सी और समझ में आती, लेकिन वहां ने उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक पिक्चर के फॉर्म में, जिसमें आप देखेंगे मछली की आकृति बनी हुई है, अन्य प्रकार की सिंबल्स बने हुए, जो कि एक क्या है, पिक्टोरियल फॉर्मेट है। यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। हालांकि कई सारे जो आपके विद्वान हैं उनके द्वारा जो ये कार्य है वो किया गया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर पी महादेवन हो गए, आस्को परपोला हो गए, जिनके द्वारा इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का जो काम है वो किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जो है आप एग्जाम कल को पूछा जा सकते हैं, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, बोस्ट्रोफेडन जो है आप कह सकते हैं, बोस्ट्रोफेडन जो है उसको भी कहा जाता है, चाहे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कहिए चाहे बोस्ट्रोफेडन कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो तीन आप देख रहे हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक, ये बाद की लिपियां हैं और इनका प्रयोग जो है आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन में, अशोक की जो लिपियां हैं उसमें देखने को मिल सकते हैं, अशोक के अभिलेखों में, जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे प्राचीन मानी जाती है, मतलब जहां पर जिसको पढ़ा गया है अभी तक, उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे प्राचीन माना गया। और किसके द्वारा इसकी उद्वाचन किया गया, तो आप सभी जानते हैं सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसका जो आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, आपके आर्कियोलॉजी के बच्चों के लिए प्ले ग्रुप का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड माउंट्स ऑफ डेड, मृतकों का टीला हम किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, हड़प्पा और चनहोदड़ो। तो सिंपल सा आप सभी के लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो इज आल्सो नोन एज द माउंट्स ऑफ डेड, या फिर मृतकों के टीला के रूप में हम इसे जानते हैं। जब मोहनजोदाड़ो की बात की जाएगी तो यहाँ पर कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो 1922 में, 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा जो है सबसे पहली बार यहाँ पर कार्य किया गया, कब, 1922 में, और किसके निर्देशन में, ऑन द डायरेक्टरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल, क्योंकि उस समय के तत्कालीन जो एएसआई के अध्यक्ष थे या फिर महानिदेशक थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, और उन्हीं के डायरेक्टरशिप में जो आपका पूरा स्थल है वो खोजा गया। ठीक है, क्लियर है बात, किसी को कोई कंफ्यूजन। चलिए समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर हम आगे बढ़े अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं होगी। ठीक है,
हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी इन इंडियन आर्कियोलॉजी, किसके द्वारा जो है स्टैटिग्राफी का जो सिद्धांत है भारतीय पुरातत्व में इसे दिया गया। तो इसमें मैं अतिरिक्त नहीं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन कई बार जो मैंने रिपीट कर दिया कि स्तरीकरण का सिद्धांत भारतीय पुरातत्व में जिसने दिया उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर किस लिए जाने जाते हैं, भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही भारतीय पुरातत्व में दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक स्तरीकरण का सिद्धांत और दूसरा मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन है, जो उत्खनन की वैज्ञानिक विधियां हैं, इनका प्रयोग इनके द्वारा किया गया। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मार्टिमर व्हीलर। और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ही वर्टिकल एक्सकेवेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन को लेकर भी जो स्टेटमेंट दिया गया, द ट्रेन विदाउट टाइम टेबल और टाइम टेबल विदाउट ट्रेन, ये दोनों कोटेशन भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा कहा गया है मार्टिमर व्हीलर में उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन के लिए क्या कहा था, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। चलिए, बाकी एच डी संकाली आप जानते हैं, इनके द्वारा कई सारे जो पुरास्थल हैं वो खोजे गए, उनका उत्खनन किया गया, इसमें आहार जैसे पुरास्थल काफी महत्वपूर्ण है। इन एच डी संकालिया की आपके एग्जाम में बुक्स बड़ी पूछी जाती है, तो बुक्स की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेज रखी है, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो एच डी संकालिया की इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे एक फेमस बुक है, कई बार जो है आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉन मार्शल आप जानते हैं, ये आपके भारत के महत्वपूर्ण ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जो कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, और जॉन मार्शल के द्वारा ही उनके अंडरशिप में सबसे पहली बार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, और इन्हीं के द्वारा स्तर विन्यास के निर्धारण जो है वो समुद्री जल स्तर के आधार पर किया जाता था, जबकि जब तक मार्टिमर व्हीलर ने स्तर विन्यास का नियम नहीं दिया था। तो उसके पहले पहले जॉन मार्शल ने जो स्तरों का निर्धारण एक्सकेवेशन में, उसका निर्धारण उन्होंने समुद्री स्तर पर किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम वो जाने जाते हैं पहले भारतीय पुरातत्व के निदेशक बनने के लिए, जो एसआई सबसे पहले निदेशक आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही जो है कि कई सारे पुरास्थलों की खोज की गई, और इन्होंने अपनी खोज का जो आधार बनाया वो बनाया वेनसांग की यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन कि द साइट ऑफ ऑकर कलर पॉटरी आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, मतलब जो आपका ऑकर कलर पॉटरी गैरिक मृदभांड के जो आपके प्रमाण हैं वो मुख्यतः किन क्षेत्रों में प्रसारित होते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन सोन वैली, लोअर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली या फिर अपर गंगा वैली। व्हाट इज द राइट आंसर, बताएं भाई। गैरिक मृदभांड के जो प्रमाण हैं वो किन क्षेत्रों में जो है हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर। ओसीपी के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हैं, सोन वैली, लोअर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली या फिर अपर गंगा वैली। व्हाट इज द राइट आंसर। सी, डी। चलिए, देखिए मुख्यतः जो इनका विस्तार क्षेत्र है वो मिडिल गंगा वैली भी है, और कुछ स्थान जो आपका ऊपरी गंगा घाटे का क्षेत्र है वहां से भी प्राप्त है। तो इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा मिडिल गंगा वैली, अर्थात जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है वहां से इसके जो प्रमाण है वो प्राप्त है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल टूल्स ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड एट, प्राचीनतम खेतिहर लौह उपकरण के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। इसमें अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके प्रमाण आपके मलहर जो क्षेत्र है वहां से देखने को मिले। ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं, ये ऑलरेडी जो है कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब अतिरिक्त इसको वापस को बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास को यहीं पर बंद करूँ। मैं जो क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, जो नए क्वेश्चन है मैं उसको, अच्छा क्वेश्चन का बस मैं आंसर करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपको डिस्कस किए जा चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर कोल्डिहवा पुरा स्थल स्थित है। बताइए भाई, आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, ऑलरेडी जो बताए जा चुके हैं उनको मैं मतलब कि उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है।
ये जो पेपर बनाया गया, जिस भी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो बस मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। चलिए, तो कोल्डिवा पूरा स्थल आप जानते हैं चावल के साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो कोल्डिवा आपकी जो बेलन नदी है, ठीक है, उस बेलन नदी के तट पर स्थित यह आपका महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन कि इन विच स्टेट झूसी साइट इज लोकेटेड, झूसी पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं झूसी पुरा स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन कि भारत में उगाए गए धान के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त है। तो आप सभी जानते हैं प्राचीनतम अवशेष जो प्राप्त हैं धान के, वो कोल्डिहवा जो पूरा स्थल है वहां से भारत में प्राचीनतम धान, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड राइस के जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त है, कोल्डिहवा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वहां से प्राप्त है। बाकी जो बचे हुए 3 आपके साइट्स हैं, इनाम गांव, आहार या फिर गायता, दीज आर रिलेटेड टू चालकुलिथिक पीरियड, इनका संबंध ताम्र पाषाण काल से, जबकि कोल्डिहवा अपने प्राचीनतम उगाए गए धानों के लिए, कल्टिवेटेड राइस के लिए जो है माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सर मार्टिमर व्हीलर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कैंप ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट इन एक्सकेवेशन एक्ट, सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है छात्रों के उत्खनन प्रशिक्षण के लिए प्रथम शिविर कहां पर आयोजित किया गया था। तो सिंपल सी चीज है जो आप मार्टिमर, अच्छा सबसे पहली बात कि मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी बता भी रखा है कि ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसके द्वारा उत्खनन में छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। ध्यान रखिएगा मार्टिमर व्हीलर द्वारा कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा तक्षशिला में जो है इसका आयोजन किया गया था सबसे पहली बार। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि बरौली पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है। मैंने अभी बताया कि जो बरौली आर्कियोलॉजिकल साइट है, दिस आर फेमस फॉर द टेराकोटल मॉडल ऑफ प्लॉव, मतलब कि जो मिट्टी के हल का नमूना है उसके लिए काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण पुरा स्थल, और ये पुरा स्थल आपके हरियाणा में स्थित काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कि वेयर इज द काकोरिया मेगालिथिक साइट इज लोकेटेड, काकोरिया महापाषाणिक पुरा स्थल कहां पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है काकोरिया मेगालिथिक साइट कहां पर है, बताएं भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। सही आंसर क्या होगा, ये कई बार आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बनारस में हथनिया हिल है एक, ठीक है, हथनिया हिल, उसी हथनिया हिल के निकट ही जो है आपका जो ये काकोरिया है, वहां पर स्थित काफी महत्वपूर्ण साइट के रूप में जाना जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा काकोरिया जो है इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे कभी कभी पूछ जाता है कि कौन सा जो साइट है वो किस कल्चर से, किस काल से संबंधित है। तो काकोरिया वो मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक पेड़ से संबंधित है, बृहद पाषाण काल से संबंधित है, और ये आपके वाराणसी के जो हथनिया हिल्स है उसी के निकट में स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मैंने ऑलरेडी बता रखा है जो लोथल का पूरा स्थल है और उसका जो बंदरगाह है वो किस नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो यह आपकी जो भोगवा नदी है। कौन सा नदी, भोगवा नदी जो है उसके तट पर स्थित यह महत्वपूर्ण पुरा स्थल के रूप में जाना जाता है, और यहां से आपके एग्जाम में कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि कोटिया महापाषाणिक पुरा स्थल कहां पर स्थित है। कोटिया महापाषाणिक पुरा स्थल, कोटिया विच इज आल्सो नोन एज फॉर द मेगालिथिक साइट, ये कहां पर स्थित है, बेलन वैली, सोन वैली, नर्मदा वैली या फिर गंगा वैली, बताएं भाई।
कोटिया ध्यान रखिएगा, अभी मैंने काकोरिया बताया, वाराणसी में स्थित था, वो भी मेगालिथिक साइट था, और ये कोटिया जो है वो भी मेगालिथिक साइट है, लेकिन स्थित कहां पर है ये आपको बताना है, बताएं। बेलन वैली, सोन वैली, नर्मदा वैली, या फिर गंगा वैली? व्हाट इज द राइट आंसर? सिंपल सा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बेलन वैली में है। ठीक है, कोठिया कहां पर है? बेलन वैली में स्थित है, मेगालिथिक पीरियड के प्रमाण मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए एकदम सिंपल सा है, अभी मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है कि मेगालिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ, जो बृहद पाषाण कालीन संबंधित है या फिर जिसे हम महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं, उसका संबंध किस काल से है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, कॉपर एज से, ब्रॉन्ज एज से, ब्रास एज से, या फिर आयरन एज से। किस काल से संबंधित है? तो सिंपल सा बात है भैया, जो मेगालिथिक पीरियड है ये आयरन से संबंधित है, और यही कारण है कि मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित जो आपका मृदभांड है वो कौन सा है? BRW है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत और दक्षिण भारत के कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी अलग इसके प्रमाण मिले, लेकिन मुख्यतः जिनके प्रमाण मिले वो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से मिले। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाण कालीन राख के टीलों के प्रमाण किन क्षेत्रों से प्राप्त है? तो नवपाषाण कालीन जो आपके एस माउंट्स हैं, जो आपके राख के टीलों के प्रमाण हैं, वो आपके दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है, कुपगल हो गया, बुदिहल हो गया, ये जो आपके क्षेत्र हैं वहां से प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि फ्रॉम विच एंशियंट साइट फायर पिट्स हैव बीन फाउंड। आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके पश्चात हम लोग अन्य जो क्वेश्चन है बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। कि आज ही पूरा कर लें? 40 क्वेश्चन है, बताइए आज पूरा करेंगे या फिर कल की क्लास में, जैसा कहें आप। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए पॉइंट ये है, कल की क्लास से करेंगे, करवा दें आज ही क्लास। चलिए ठीक। तो क्वेश्चन क्या होगा कि किसी प्राचीन पुरास्थल से अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि जो फायर पिट्स हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण में जो कालीबंगा का क्षेत्र है, जहां से मैंने आपको बताया कि फायर पिट्स के तो प्रमाण प्राप्त है ही हैं, यहीं से प्लॉडेड फील्ड अर्थात जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और इसी कालीबंगा पुरास्थल से हमें एक साथ खेत में दो फसलों के उगाए जाने के जो प्रमाण हैं वो भी प्राप्त हैं, जिसमें चने और सरसों के जो फल हैं उनके प्रमाण जो है यहाँ से प्राप्त हैं। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? ब्लैक बेंगल्स अर्थात काली चूड़ियों का जो प्रदेश है वो कालीबंगा के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भूकंप के प्रमाण के लिए भी जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें जो है आपको बता रखी है। अच्छा, मैंने जो पीडीएफ भेजी है ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैं और उनसे प्राप्त होने वाले जितने भी एविडेंसेस हैं, उनकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है। अच्छे से उसको पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो मैं एक एक करके उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप उसको पहले से ही पढ़े रहेंगे तो वहां पे मुझे समय नहीं लगेगा और हम जल्दी जल्दी जो है चीजों को कवर अप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा फॉर द फर्स्ट टाइम? सर्वप्रथम हड़प्पा का जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया? तो सिंपल सी बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम हड़प्पा इज एक्सकेवेटेड इन ईयर ऑफ 1921 बाय द दयाराम साहनी। ये सबसे पहली बार जो हड़प्पा का उत्खनन है ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया, और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था। और अधिकांशतः संस्कृति या फिर जो सभ्यताएं हैं उनका नामकरण प्रथम पुरास्थलों के आधार पर किया जाता है, और यही कारण है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज रिपोर्टेड एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले। यही क्वेश्चन देखिए अभी कुछ देर पहले पूछा था। जो पेपर सेट करने वाले वो काफी महान है, वो कुछ मतलब कि पी के बैठे थे, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए आसान कर देते हैं, हम पढ़े चाहे ना पढ़े बच्चों के लिए आसान कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं पेपर में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, मत पता नहीं किस ख्यालों में डूबे थे वो। चलिए कुछ हसीन स्वप्न रहे होंगे उनके। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फायर अल्टर्स के जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त है, हमें अग्नि वेदिकाओं के जो प्रमाण है वो हड़प्पा के कालीबंगा पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच रिवर वैली द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो विकास है वो किस नदी घाटी के अंतर्गत हुआ। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम ही क्यों पड़ा, हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, मैंने आपको बताया क्योंकि पहला जो सभ्यता का प्रमाण है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ, इसीलिए हम उसको हड़प्पा सभ्यता करें। लेकिन ये किस नदी घाटी में प्राप्त होता है इसके प्रमाण, तो इंडस रिवर वैली अर्थात जो सिंधु नदी घाटी है उसके प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन हमने आपको एक और चीज बताई थी कि वर्तमान समय में हम इसे सिंधु घाटी नहीं सिंधु सरस्वती नदी घाटी कहेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ था या फिर भारत में जो पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो उसके पहले सभी क्षेत्र इंडिया के अंतर्गत आते थे। तो जो अधिकांशतः पुरास्थल खोजे गए थे तब तक तो वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। यही कारण है कि हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। लेकिन आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो उसके पश्चात जो है भारतीय जो पुरास्थल हैं वो किस में चले जाते हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाते हैं। भारत में पुरास्थल बहुत कम बचते हैं। तो एक नए सिरे से जब उत्खनन किया जाता है तो ये पता चलता है कि जो पुरास्थल पहले सिंधु नदी किनारे मिल रहे थे उससे कहीं ज्यादा पुरास्थल कहां पर प्राप्त हो रहे हैं, वो प्राप्त हो रहे हैं आपके सरस्वती नदी के तट पे। यही कारण है कि अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो पहले सिंधु सभ्यता कहता था उसे हम वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन कि विच मेटल इज नॉट नो टू द पीपल ऑफ इंडस, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप लोग भी आंसर करते चलिए, देखना नहीं है आंसर भी करना है, अपने से कोशिश करते रहना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, आप लोग भी आंसर करते चलिए। बिल्कुल सही जवाब। किसका ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, लोहे का ज्ञान नहीं था। बाकी मैंने आपको गोल्ड सिल्वर कॉपर ये कहां से आयात करते थे कल की ही क्लास में मैंने बताया, न केवल इनके बारे में बल्कि जो लेपिस लेजुली है जिसे हम लाजवर्द मणि कह रहे हैं, और इसके अलावा सेल खड़ी जिसकी सबसे ज्यादा मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में बनी है उसका आयात ये कहां से करते थे, सभी की जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको कल की क्लास में कल की वीडियो में मैंने दे रखी है, तो उसको आपको पता होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि अभी तक प्राचीनतम जो लोहे के प्रमाण मिले हैं वो आपके जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वहां से जो है आपको लोहे के प्राचीनतम प्रमाण जो है वहां पर जाने को देखने को मिला है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तब तक जो है आयरन का जो प्रमाण है जो लोहे का प्रमाण है वो देखने को नहीं मिलता। एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्या कारण है कि जो द्वितीय सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो आपके लोहे के 6वीं शताब्दी से पूर्व हो रहा है। क्योंकि जब लोहा मिल रहा है और लोहे के उपकरण मिल रहे हैं तो उनसे जंगलों की सफाई हो रही है, कृषि जन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं, और यही कारण है कि वहां पे उसके द्वारा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है और धीरे धीरे जो है नगरों का विकास हो रहा है। इसीलिए लोहे को एक तरफ जो ब्रॉन्ज है ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन में यूज किया गया। क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन फर्स्ट अर्बनाइजेशन विच मेटल इज यूज फॉर द मोस्ट या फिर मेजर टूल्स के रूप में उपयोग किया गया। तो सबसे पहला जो प्राथमिक या फिर प्रारंभिक या फिर जो प्रथम शहरीकरण का काल था उसमें तांबा नहीं बल्कि किसने, ब्रॉन्ज ने, कांस्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन सेकेंड अर्बनाइजेशन में द्वितीय नगरीकरण के काल में कौन सा है प्रयोग किया जा रहा है, आयरन को। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द साइट ऑफ श्रृंगवेरपुर इज एसोसिएटेड विद, जो श्रृंगवेरपुर का पूरा स्थल है वो किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उसका संबंध जो है रामायण पीरियड से, और श्रृंगवेरपुर का पुरास्थल का उत्खनन जो है ये किसके द्वारा किया गया, तो आप सभी जानते हैं बीबी लाल के द्वारा
क्योंकि बीबी लाल के द्वारा रामायण और महाभारत से संबंधित जितने पुरास्थल, इन द केस यदि आपके एग्जाम में कभी पूछ दे रामायण संबंधित पुरास्थल, या आपको पता हो कि रामायण संबंधित पुरास्थल जैसे अयोध्या हो गया, अहिछत्र हो गया, भारद्वाजाश्रम हो गया, ये श्रृंगबेरपुर हो गया, जो इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है, लाल किला वाला क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों पर बीबी लाल द्वारा काफी महत्वपूर्ण कार्य जो है किए गए। ठीक है, हाँ, भारत के हेनरिक स्लेमन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जैसे ट्रॉय की जो नगर की खोज की थी, उन्होंने क्या बुक थी उसके आधार पे, वैसे ही इन्होंने रामायण जो जैसे क्षेत्र जो इपिक्स हैं, महाभारत जैसे इपिक्स हैं, महाकाव्य हैं, उनके आधार पर उन्होंने पुरास्थलों की खोज की थी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ऑलरेडी आपको बीबी लाल के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पढ़ रहे थे वहां पे। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन डेवलप्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन, जो द्वितीय नगरीकरण का काल है वो किस क्षेत्र भौगोलिक प्रदेश में जो है विकसित होता है। तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट जो आपका अर्बनाइजेशन पीरियड है वो जो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, कौन सा, देखिए मान लीजिए आपने भारत को 4 भागों में डिवाइड किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये आपका भारत का क्षेत्र है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, इस वाले इलाके में आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जान रहे हैं, उसका विकास हुआ। जबकि जो मिडिल गंगा वैली का इलाका है, मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, वहां पर किसका विकास हो रहा है, वहां पर विकास हो रहा है आपके द्वितीय नगरीकरण के काल का सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड का द्वितीय नगरीकरण काल का। अगला, थर्मोलिमेंसिस मेथड इज यूज टू डेट ऑफ, जो उष्मादीप्ति तिथि विधि है, इसका विधि का प्रयोग किसकी तिथि के निर्धारण के लिए किया जाता है। ये आपको कई बार बताया मैंने, अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी पॉटरी की, किसी मृदभांड की डेटिंग करनी होती है, इन दैट कंडीशन वी यूज टीएल डेटिंग, जिसे हम थर्मोलिमेंसिस डेटिंग या फिर जिसे हम उष्मादीप्ति तिथि विधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि ल्यूमेंसिस डेटिंग 2 प्रकार की है, टीएल एंड ओएसएल। टीएल जहां है इसमें हम 400 से लेके 500 सामान्य और अधिकतर 1200 तक के बीच में टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री के बीच में यदि किसी मृदभांड को आग में पकाया गया हो तो उसकी टीएल रेटिंग हम निकाल सकते हैं। और दूसरी ओएसएल रेटिंग, वो जो रेटिंग है उसके अंतर्गत कोई जो पुरावशेष जो कि पकाया गया हो कभी मिट्टी में और उसे लास्ट टाइम उसका वो सन के लाइट में अर्थात सूर्य के प्रकाश के संपर्क में सीधा कब आया था, उसकी रेटिंग जब निकालनी होती है, जैसे कि किसी दीवार जो कि मिट्टी में दबी हुई है तो उसके ईंटों के माध्यम से कि वो लास्ट टाइम कब सूर्य के प्रकाश में रहा होगा, उसकी जो रेटिंग है वो ओएसएल रेटिंग के रूप में निकाली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि विच मेथड ऑफ एक्सकेवेशन इज एम्प्लॉयड फॉर द ऑब्टेनिंग कल्चरल सीक्वेंस, यदि हमको सांस्कृतिक क्रम को जानना है तो उत्खनन की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि उत्खनन की विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो मुख्यतः 2 हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हम एक्सकेवेशन करते हैं कल्चरल सीक्वेंस को जानने के लिए, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है ये किसी कल्चर विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, उसके डायनेमिक्स को जानने के लिए, उसके सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस अदर एस्पेक्ट्स को जानने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल। लेकिन कल्चरल सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, वर्टिकल, लंबवत। बाकी जो आप यहाँ पर वो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, चतुष्पाद देख रहे हैं, उसका प्रयोग हम स्तूपों और बरियल्स अर्थात समाधानों के उत्खनन के लिए हम चतुष्पाद उत्खनन की विधि का प्रयोग करते हैं। और किसी पुरास्थल के अति शीघ्र बचाव के लिए किया गया उत्खनन जो होता है वो साल्वेज एक्सकेवेशन या फिर हम उसे बचाव उत्खनन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि विलियर्ड लिब्बी द इन्वेंटर ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड वाज, जो रेडियो कार्बन तिथि विधि के आविष्कारक हैं जिनका नाम एफ विलियर्ड लिब्बी है, वो एक क्या थे। तो आप सभी जानते हैं ये जो आपकी विधि है ये 1949 में 1949 में विकसित की गई थी, और विलियर्ड लिब्बी एक केमिस्ट थे, एक क्या थे, रसायनज्ञ थे, एक रसायन शास्त्री थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेटिंग प्रोसेस इज मेनली डिवाइडेड इनटू, तिथि निर्धारण प्रणाली को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया। अभी मैंने आज के ही इस वीडियो में शुरुआत में आपको बताया कि तिथि विधि की 2 प्रकार है, जो डेटिंग प्रोसेस है उसको मेनली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, आइदर रिलेटिव डेटिंग
और एब्सोल्यूट डेटिंग जिसे हम सापेक्ष तिथि विधि और निरपेक्ष तिथि विधि के रूप में जानते हैं। सापेक्ष तिथि विधि जो कि कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, पुरावशेषों के तुलनात्मक अध्ययन से एक दूसरे की तिथि को ज्ञात किया जाता है, जबकि जो एब्सोल्यूट डेटिंग है, निरपेक्ष तिथि विधि है, उसमें जो तिथियां हैं वो कैसे ज्ञात की जाती हैं, साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक अध्ययन से। ठीक है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। रिलेटिव डेटिंग में कभी भी ईयर सोलर ईयर में नहीं आता, कभी भी सौर वर्ष में डेटिंग नहीं आती कि 500 वर्ष पुराना है, 1000 5000, ये डेटिंग कभी भी रिलेटिव डेटिंग में ज्ञात नहीं की जा सकती। जबकि जो साइंटिफिक डेटिंग है उसमें डेटिंग सौर वर्ष में, सोलर ईयर में निकाली जा सकती है। जैसे कोई पुरास्थल या कोई आर्टिफैक्ट कितना पुराना है, 5000, 10 साल, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ों वर्ष, ये जो डेटिंग है वो आपकी साइंटिफिक अर्थात रिलेटिव एब्सोल्यूट डेटिंग के अंतर्गत आती है। अगला, धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? धौलावीरा पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है इसके बारे में। जो धौलावीरा पुरास्थल है ये गुजरात में स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल। धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, और यह पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सामान्यतः इन जनरल कंडीशन व्हेन वी लुक इनटू द town planning of Indus Valley civilization, the towns are divided into mainly 2 parts, either citadel और lower town, जिसे हम निम्न शहर और उच्च शहर के रूप में जानते हैं। इसमें नगरों का विभाजन मुख्यतः यही होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन गुजरात में स्थित यह जो धौलावीरा पुरास्थल है एकमात्र ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, सिटाडेल, मिडिल एरिया और लोअर टाउन। 3 भागों में विभाजित यह एकमात्र ऐसा नगर है। बाकी आप सभी धौलावीरा के बारे में जानते हैं। यहीं से इंडस वैली का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो लिपि युक्त प्रमाण है वो आपके धौलावीरा से ही प्राप्त है। धौलावीरा पुरास्थल मनहर और मनसर 2 नदियों के बीच में स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में प्राप्त है। और धौलावीरा से में किसके प्रमाण मिले हैं, वाटर रिजर्वायर के प्रमाण मिले हैं कि नहीं, ये आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जल प्रबंधन के प्रमाण क्या धौलावीरा से मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि इन विच डिस्ट्रिक्ट सोहगौरा साइट इज लोकेटेड? मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सोहगौरा पुरास्थल किस जिले में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां पर स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है तो आपको जानना चाहिए। आप सामान्यतः जानते हैं कि अशोक के द्वारा पहली बार अभिलेख लिखे गए। एक जो नॉन आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा उसको ये पढ़ाया जाता है कि जो आपके अभिलेख हैं उनकी शुरुआत अशोक के काल से की गई, लेकिन अशोक के पहले भी कुछ अभिलेखों के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिनमें से सोहगौरा एक है। सोहगौरा हो गया, महास्थान अभिलेख हो गया, ये ऐसे अभिलेख हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इनको हम प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोहगौरा एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, अर्थात ताम्र के पत्र पर लिखा गया यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे गोरखपुर यूपी से प्राप्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कि मेगालिथिक कल्चर में, मेगालिथिक जो शब्द है जिसे हम बृहद पाषाण काल या फिर महापाषाण काल कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब क्या, स्टोन, तो मेगा मतलब बिग, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब कि बड़ा पत्थर। क्या होता है इसका मतलब, बड़ा पत्थर। एक्चुअली में जब दक्षिण भारत के क्षेत्र और उसके नियर बाई एरियाज को आप देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज दिखाई देगी कि उन प्रदेशों में जो पुरास्थल हैं उनमें सवाधानों को दफनाने के लिए उनके ऊपर बड़े बड़े सवाधान स्थापित करने के पश्चात, उनको जमीन में मृतकों को दफनाने के पश्चात उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। और इन्हीं संरचनाओं को इन जनरल कंडीशन में हम मेगालिथिक के नाम से, महापाषाण काल के नाम से या बृहद पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और यही आपका आयरन से संबंधित पूरा स्थल है या काल है जहां पर हमें लोहे से संबंधित प्राचीनतम प्रमाण दक्षिण भारत के संदर्भ में जो है देखने को मिलते हैं। और इसी कल्चर में आपका जो BRW है, ब्लैक एंड रेड वेयर, वो भी आपका इसी महापाषाण काल से संबंधित। अगला क्वेश्चन कि OCP इज नेम्ड फ्रॉम विच एंशिएंट साइट? OCP जो गैरिक मृदभांड है, इसका नामकरण किस प्राचीन पुरास्थल से हुआ? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया और ये आप जानते भी हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो OCP का जो नामकरण है वो हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वहां पर इसका नामकरण किया गया बीबी लाल के द्वारा। और OCP के सबसे पहले प्रमाण कहां प्राप्त हुए? तो बिसैली, बदायूं और दूसरा राजपुर परसू जैसे जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द आयरन इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच साइट? लोहे का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त किया गया था? ऑप्शन हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, इनाम गांव
ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। जो लोहा है इसका सर्वप्रथम प्रमाण जो है अतरंजी खेड़ा जो पुरा स्थल है वहां से प्राप्त है। बाकी ओसीपी आपने मैंने अभी बताया हस्तिनापुर से। आलमगीरपुर जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यहाँ से हमें काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। इनाम गांव एक चालकुलिथिक साइट है, एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है जिसके बारे में हम जब चालकुलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि धान की भूसी मिश्रित पिंड मध्य गंगा घाटी में 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में द राइस हस्क क्लॉट इज फाउंड इन द 7th मिलेनियम बीसी इन मिडिल गंगा वैली एट, मतलब 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में धान भूसी की मिश्रित जो पिंड है ये कहां पर प्राप्त हुए? महदहा, दमदमा, कुंझुन, लहुरा देवा। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, इससे सिंपल कोई आंसर नहीं होगा कि जो लहुरा देवा पुरा स्थल है वहां से हमें जो है 7वीं सहस्त्राब्दी में 7th मिलेनियम बीसी कॉन्टेक्स्ट में जो राइस हस्क के प्रमाण हैं, धान की भूसी मिश्रित जो पिंड है उसके प्रमाण वहां से देखने को मिलते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको लास्ट में ये बताना है कि आपने इन 40 प्रश्नों में से इस बार कितने सही किए, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं। जितना आपने सही किया बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताना है, इससे आप ये पता चल सके कि आपने वास्तव में कितना सही किया और आपके दिमाग में कितनी चीजें ऑन द ड्यूरिंग द क्लासेज आपके दिमाग में फीड हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, द कल्चरल डिपॉजिट्स अंडरलाइंग द पंटेड ग्रेवेयर एट द हस्तिनापुर वाज, हस्तिनापुर में जो चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, इसको मैंने पहले ही क्लास में बताया था और आज की क्लास में मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि पीजीडब्ल्यू पात्र परंपरा के जमाओं के नीचे कौन सी सांस्कृतिक जमाओं के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा, लेट हड़प्पा, ओसीपी, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जब आप हस्तिनापुर का उत्खनन करते हैं तो मैंने वहां के जमाओं का चर्चा किया था आपसे कि जो सबसे निचला जमा है वहां पर हमको ओसीपी और उसके ऊपरी जमाव पे जो है हमें पीजीडब्ल्यू के जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे निचला जमाव कौन सा है भैया? ओसीपी का, जिसे हम गैरिक मृदभांड कह रहे हैं, ऑकर कलर पॉटरी के रूप में जान। अगला और अंतिम आज की सेशन का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इज एसोसिएटेड विद द महाभारत पीरियड, महाभारत काल से संबंधित जो आपका मृदभांड है वो कौन सा है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन, नॉर्दर्न एंड पॉलिश्ड वेयर जिसे हम एनबीपीडब्ल्यू कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर जिसे हम बीआरडब्ल्यू कहते हैं, ओसीपी जिसे हम ऑकर कलर पॉटरी कहते हैं और पेंटेड ग्रेवेयर जिसे हम पीजीडब्ल्यू कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि महाभारत काल से संबंधित पुरास्थलों की जो खोज है, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे फिर वो आपका इंद्रप्रस्थ लाल किला वाला इलाका हो, वो किसके द्वारा उत्खनन किए गए? तो आप जानते हैं उस पर कार्य बीबी लाल के द्वारा जो है किया। तो हम लोगों ने आज की सेशन में 40 से अधिक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं डिस्कस किए। आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए ये आपको हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए ओके। और भी जहां जिनके कम हैं कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए। जहां पर कंफ्यूजन है, डाउट है, आप नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं आप अपने नोट्स को बनाते हुए चलें। मैं जब भी कोई पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो उसमें एडिशनल बहुत सारे फैक्ट्स जो है मैं आपको बताता जा रहा हूं। आपके पास वीडियोज हैं, उनको देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो हर्ष जी ने 22 किए हैं, शुभश्री जी ने 34 किए हैं, बलराज जी ने 32 से 34 के बीच सही किए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है। और भी मेहनत कीजिए, आपके पास अभी अच्छा खासा समय बचा हुआ है 3 से 4 महीने का, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आप अपने तैयारी को अच्छे से अपने एग्जाम के पहले पहले पूरा कर लीजिए। बाकी हम हैं, हमारी तरफ से जितनी भी सहायता होगी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, हम आपको पूरी सहायता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो से आपको किसी प्रकार की सहायता मिली तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके जितने भी मित्र सहपाठी जन हैं, आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट हैं, उन्हें हमारा ये चैनल जरूर प्रोवाइड करें और आप उनसे भी हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।